तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ नीतीश सर हैं और नीतीश सर हमारे डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से रिसर्चर हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत है सर, नीतीश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। हाँ, तो सर का हम सबसे पहले बैकग्राउंड बता देते हैं कि सर हमारे डिपार्टमेंट ऑफ लॉ डॉक्टर हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय से अभी पीएचडी कर रहे हैं, लॉ में पीएचडी कर रहे हैं। इसी के साथ सर ने नेट क्वालिफाई किया है। और बाकी हम सर से जानते हैं कि सर आप ये बताइए कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं अभी आपसे, तो आपने ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट की है और जो अब तक जो रिसर्चर बनने तक का सफ़र रहा है, इस बैकग्राउंड के बारे में और इस जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए सर। पहले तो मेरा नाम नीतीश कुमार सिंह है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ हरी सिंह गौड़ का रिसर्च स्कॉलर हूँ और मैं ग्रेजुएशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय मतलब BHU से किया है और LLM की पढ़ाई यहीं डॉक्टर हरी सिंह गौड़ केंद्रीय विश्वविद्यालय से। देन आफ्टर मैं अभी PhD परस्यू कर रहा हूँ। मेरे मन में ये विचार बीकॉम करने के दौरान आया था। जब मैं BHU में था बीकॉम करने के दौरान, तो मुझे लगा कि ये भी एक प्रोफेशन है जिसमें आगे जाके ज़्यादा स्कोप है, जिसमें ब्रॉड लेवल पे काम किया जा सकता है। मैं अक्सर सुनता रहता था जगह जगह पे कि वकीलों के द्वारा ऐसा किया गया, जज के द्वारा ऐसा जजमेंट दिया गया जिसमें जाके आगे परिवर्तन हुए। तो उन्हीं सब चीज़ों से मैं मोटिवेट हुआ। हमारे चाचा खुद एडवोकेट हैं, उनसे भी मैं मोटिवेट हुआ और मुझे सीखने का मौका मिला। मैंने इस क्षेत्र में आने का साहस किया। तो सर का जैसे लीगल बैकग्राउंड भी रहा है, सर के फैमिली में भी एडवोकेट्स रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा सर, इसके बाद में हम जो डिस्कस करते हैं वो ये देखते हैं कि अभी जो जनरली जो CUT जो इंट्रोड्यूस किया गया है, जो 2022 से जो CUT इंट्रोड्यूस किया गया है, तो जो CUT से अब क्या जो लीगल जो लैंडस्केप है उसमें कैसे क्या परिवर्तन आए हैं और जो बच्चे जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट जो हमें देख रहे हैं वो कैसे मतलब इस चीज़ से प्रभावित हुए हैं। CUET करके बहुत ही अच्छा किया गया है, इसका मैं खुले दिल से स्वागत करता हूँ। इससे क्या हुआ कि एक जगह के बच्चे रहते थे, जैसे कोई भी सेंट्रल सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, वहाँ एक ही जगह के बच्चे रहते थे। इससे क्या हुआ कि जगह जगह के बच्चे आते तो लोगों को एक दूसरे को समझने की और अपने तो समझने के साथ साथ जो कल्चर का इंटरचेंज होता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे यहाँ कुछ और है, उनके यहाँ कुछ और है। पढ़ाई में भी सहयोग करते हैं वो, उनके यहाँ कुछ और बताया गया तो आते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे किया जा रहा है। तो इससे क्या है कि पढ़ाई में भी और कल्चर दोनों में बहुत सुधार हुए हैं और ज़्यादा कुछ अन्य लोगों को भी सीखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि जैसे जो CUT से जो इंट्रोड्यूस हुआ है उससे डाइवर्सिटी चेंज हुई है। क्योंकि जब एक ही क्लास में आप डिफरेंट स्टेट से और डिफरेंट यूटी से जब बच्चे एक ही जगह एक ही क्लास में बैठ के पढ़ते हैं तो ओबियसली बात है आप एक दूसरे बच्चों को उनका कल्चर सीखने को मिलता है। तो ये तो ठीक है, लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि जो CUT PG का कुछ डिसएडवांटेज भी है। जैसे डिसएडवांटेज की मैं बात करूँ तो अगर मानो कि CUT PG ईयर में एक ही बार करवाया जा रहा है, तो अगर मानो कि उस दिन किसी बच्चे का तबीयत खराब हो जाता है या वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, तो उसके पास फिर वो अगला साल ही है मौका, क्योंकि वो फिर नहीं हो पाता। जैसे IIT JEE का एग्जाम 2 बार करवा रहे हैं ईयर में, नेट का अभी सोच रहे हैं कि 2 बार हो जाए, लेकिन अभी तो एक हो रहा है। तो क्या CUT PG साल में 2 बार होना चाहिए सर आपके हिसाब से? नहीं, 2 बार नहीं होना चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के साथ साथ स्टेट यूनिवर्सिटियाँ अभी पूरी तरह उसमें नहीं आ पाई हैं। नहीं है। तो आपके पास स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मौका है। अगर देखिए कोई भी चीज़ आती है, इंट्रोड्यूस होती है, तो उसके प्रोस और कॉन्स दोनों होते हैं। यस। तो इससे एक फायदा है कि आप एक फॉर्म भरेंगे, एक पेपर देंगे, 1000 अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो फायदा भी है तो कुछ घाटे भी है। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि इसको साल में 2 बार होना चाहिए। अगर 2 बार होगा तो 2 सेशन चलाने पड़ेंगे, जो कि 2 सेशन चलाना बहुत ही कठिन काम है। तो बिल्कुल सही कह रहे हो सर, हर एक चीज़ के प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं, ये तो सही है। सर इसके साथ साथ CUT के साथ साथ हम बात करें तो क्लैट का एग्ज़ाम भी होता है सर, लॉ में जो बच्चे जो मतलब जो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो क्लैट के बारे में कुछ बताइए सर कि क्लैट का एग्ज़ाम और CUT का एग्ज़ाम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, दोनों में क्या मतलब सिमिलरिटीज़ हैं, क्या मतलब बच्चा कहाँ पे करता है? क्लैट बेसिकली एनएलयूज के लिए जो नेशनल यूनिवर्सिटियाँ होती हैं उनके लिए है, और CUET क्या है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है उनके लिए है। बेसिकली दोनों में अंतर यही है। और क्लैट ब्रॉड लेवल की बात करता है, वो बेसिक की बात करता है कि आप सीधे आइए। और CUET में क्या है कि डबल ऑप्शन आपके पास है, बैचलर भी कर सकते हैं और बैचलर के बाद ही बैचलर कर सकते हैं। मतलब इसमें BA LLB का ऑप्शन तो है ही, साथ में LLB का भी ऑप्शन है, जबकि क्लैट में ऐसा बिल्कुल नहीं है।
क्लैट में सिंगल वे है, मतलब आप 5 ईयर लॉ कर पाएंगे, 5 ईयर 3 ईयर लॉ की बात वहाँ पे नहीं की नहीं गई होती। है। हाँ, तो बिल्कुल जैसे सर ने कहा कि जो क्लैट का जो एग्जाम होता है वो 5 ईयर लो की बात करता है, 3 ईयर लो की बात नहीं करता। तो ये सर क्लैट की जो फीस होती है वो इतनी हाई, मतलब मैंने देखा उनका प्रोसेसर 2-3 लाख रुपए मिनिमम होती है पर ईयर का, तो उस फीस के ऊपर क्या टिप्पणी करना चाहोगे सर आप? फीस वो तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, सारे एनएलयू जो है वो स्टेट गवर्नमेंट गवर्न करती है, ना कि सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट। वन, हाँ ये तो है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है अपनी फीस को कम करने का, ज्यादा करने का। वो कुछ सुविधाएं अन्य इंस्टीट्यूटों की अपेक्षा ज्यादा देते ज़्यादा हैं। देते 5 ईयर लॉ कोर्स भी होता है और उसमें क्या है कि आपके पास सोर्सेस भी ज्यादा होते हैं और आपको करने के लिए मौका भी ज्यादा मिलता है, इसलिए उनकी फीस ज्यादा, मेरे हिसाब से इसलिए उनकी फीस ज्यादा ज़्यादा होती होती है, सही। अच्छा सर, इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट जो लो ग्रेजुएट हो चुके हैं है। तो उनके पास क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी होती हैं, यानी कि एलएलबी के बाद में कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकते हैं सर? लॉ करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप लिटिगेशन में जा सकते हैं, जुडिशरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब बैंक में या अन्य क्षेत्रों में भी लॉ ऑफिसर की वैकेंसी आने लगी है। बैंक में या अन्य में लॉ ऑफिसर आप बन सकते हैं। अगर इन सब में नहीं जाना चाहते हैं तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन है, आप मास्टर्स करिए, उसके बाद रिसर्च के क्षेत्र में जाइए और रिसर्च करिए, टीचर बनिए। दोनों ऑप्शन आपके पास खुले हैं। आपका चुनाव होना चाहिए कि आपको किस में जाना है, लेकिन ये चीज़ें पहले डिसाइड होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट मोमेंट पर आप डिसाइड करें, तो ऐसे कुछ होगा नहीं। ये चीज़ें आपको शुरू में डिसाइड करनी होंगी लॉ करने के दौरान ही, कि आपको अपना कौन सा क्षेत्र का चुनाव करना। तो बिल्कुल सर ने सही कहा कि आप जब आप एलएलबी कर रहे हो आप, तो या 5 ईयर हो या 3 ईयर, आपको उसी टाइम डिसाइड करना है कि आपको कॉर्पोरेट ज्वाइन करना है या लिटिगेशन। तो सर जैसे अभी आपने लिटिगेशन की बात की, तो लिटिगेशन के बारे में बताइए कि सर लिटिगेशन में एक्चुअली बच्चे को करना क्या होता है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो ईयर्स होते हैं उसमें बच्चों को काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करनी होती है लिटिगेशन के दौरान, ऐसा सुनने में आता है। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है सर? लिटिगेशन टोटली एक्सपीरियंस का मामला है। इसमें आप जितना सीखेंगे लोगों से, अपने सीनियर से, अपने बैचमेट से, उतना ही फायदा मिलेगा इसमें आपको। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जाए आपके सामने पेश कर दिया जाए। आपने सिर्फ पढ़ाई की है, पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होना जरूरी है। लॉ का ज्ञान होना और प्रैक्टिकल ज्ञान होना दोनों में अंतर है। तो लिटिगेशन में जाने के बाद आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आपको काम नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सीधे आए और चालू कर दें। तो सीखने के लिए ही आपको धीरे धीरे वो 1 साल 2 साल 3 साल लगते हैं। इसमें जिसने धीरज बनाया उसका काम हुआ, और जिसका गड़बड़ हुआ, मतलब जिसने सोचा कि जल्दी जल्दी काम कर ले, उनके लिए लिटिगेशन नहीं बना है। तो बिल्कुल अभी जैसे लिटिगेशन की बात की, तो सर इसके साथ साथ जो बच्चे जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं, तो जुडिशरी के बारे में सर बताइए कि बच्चे जो स्पेशली जो थर्ड 3 ईयर लो में, थर्ड लास्ट ईयर में है, या जो 5 ईयर में, 4th ईयर या 5th ईयर में, तो वो बच्चे जुडिशरी की तैयारी कहाँ से करें, कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ कैसे कैसे क्या करें सर, उसके बारे में आप बताइए सर। मेरा ये बिल्कुल मानना है कि अगर आप लॉ कर रहे हैं और लॉ के दौरान ही आप तैयारी करते हैं, सेल्फ प्रिपरेशन सबसे बेस्ट प्रिपरेशन है, सेल्फ प्रिपरेशन। क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय रहता है। ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास 6 घंटे की है तो उसके बाद टाइम नहीं है। 6 घंटे आप क्लास है, 6 घंटे 7 घंटे सोएंगे, तब भी आपके पास मिला के 10-11 घंटे बचेंगे। तो कोचिंग को मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा। कोचिंग उनके लिए है जो 3 सालों में या 5 सालों में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, अब लास्ट मोमेंट वो चाहते हैं कि हम जुडिशरी प्रिपरेशन करें। तो कोचिंग उनके लिए बना है। या फिर जिन लोगों ने अच्छे से तैयारी की है लॉ के करने के दौरान ही, सिर्फ गाइड मतलब वो एक दिशा निर्देश या गाइडलाइंस, मतलब वो चाहते हैं कि हमको सही दिशा दिख जाए, तो उनके लिए कोचिंग बना है। बाकी कोचिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है नहीं अगर आपने लॉ के दौरान पढ़ाई की है तो। सर रिसोर्सेज की बात करें, जैसे अगर कोई बच्चा जुडिशरी की तैयारी कर रहा है तो वो क्या रिसोर्सेज फॉलो करे, किन बेसिक बुक्स पे डिपेंड रहे, इनके बारे में अगर थोड़ा हमारे स्टूडेंट्स को बताइए जो देख रहे हैं उनके बारे में, कि कहाँ से। देखिए मेरा ये मानना है कि जो क्लास में बताया जा रहा है वो सफिशियंट होता है। बहुत हाई फाई बुक भी नहीं पढ़ना है और बहुत लो क्लास की भी बुक नहीं पढ़ना है। जैसे कि अक्सर आप देखते होंगे कि आईपीसी में अपने पास एसएन मिश्रा है, कॉन्स्टिट्यूशन में जीएन पांडे है, कॉन्ट्रैक्ट में अवतार सिंह है, बांगिया है। तो इन सब बुक जो है वो पर्याप्त है हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि हम बहुत हाई फाई एमपी जैन पढ़ने लगे, उससे जुडिशरी नहीं होने वाला है।
जयंत पांडे पर्याप्त है हमारे लिए जुडिशरी के लिए। तो जो क्लास से बताया जा रहा है, अगर आप वहाँ प्रेजेंट हैं तो वो आपके लिए पर्याप्त है। उससे ज़्यादा थोड़ा घर पे आके मेहनत करिए, उससे काम हो जाएगा आपका। ऐसा नहीं है कि वो पेपर बनाएंगे तो बाहर से पेपर बना देंगे। सिलेबस तो कॉन्स्टिट्यूशन वही है, कॉन्सेप्ट वही है, टॉट जूरिस्प्रूडेंस सब वही है, उसके बाहर तो जाएंगे नहीं। तो क्लास और क्लास के बाद प्रिपरेशन वही पर्याप्त है। सर ने बहुत ही अच्छा बताया। इसके साथ ही मतलब ये है कि सर जो बताया कि आपको बेसिक बुक्स फॉलो करनी है, इसके अलावा आपको राइटिंग स्किल्स इसके ऊपर भी काम करना है। तो सर इसके बाद में हम बात करते हैं अब जो मतलब जो अर्निंग कैपेसिटी की, क्योंकि जनरली हम ये देखते हैं कि जो स्टूडेंट लो करते हैं वो अपने स्टार्टिंग के जो टाइम होता है उसमें लिटिगेशन के टाइम वो काफ़ी स्ट्रगल फेस करते हैं, मतलब अर्निंग करने के लिए उनको, क्योंकि वो नहीं दिया जाता पैसा उतना। तो इसके बारे में सर आप क्या कहोगे कि उसमें उस टाइम कैसे सस्टेन करें, कैसे अपने आप को जो लिटिगेशन जो फील्ड में कर रहे हैं कैसे मेंटेन करें? मेरा ये मानना है कि उस समय किसी प्रकार अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि वो चीज़ें हमको आगे चल के फायदा देने वाली हैं। हो सकता है अगर आप लिटिगेशन कर रहे हैं, एडवोकेसी कर रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे कि आप कहीं कोचिंग पढ़ा दें, कहीं कुछ, कि आप अपने लिटिगेशन को प्रभावित ना होने दें। सोर्स ऑफ इनकम का जो अदर सोर्स है वो भी आपके पास थोड़ा बहुत होना चाहिए। नहीं, क्योंकि शुरू में नहीं दिया जाता पैसा, मुझे इस बात का दुख है। मेरा अपील है सीनियरों से कि जो जूनियर प्रैक्टिस करने जाते हैं उनको उतना पैसा देना चाहिए कि उनकी रोजी रोटी या शाम का भोजन उनको मिल सके। साल 2 साल बाद वो खुद अपने आप तैयार हो जाते हैं, वो कमाने खाने हो जाते हैं। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि अभी जो रिसेंट मैंने हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं डॉक्टर DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने भी कहा कि जो लिटिगेशन जो इनिशियल स्टेट होता है उसमें आपको मिनिमम कम से कम न्यूनतम मिनिमम वेजेस तो प्रोवाइड करनी चाहिए कि ताकि वो सस्टेन कर सके जो मेट्रो सिटीज़ हैं इनमें रह करके। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप उनको पैसे दिए। अच्छा सर, इसके अलावा एक जो एक्सपेक्ट ये भी है कि कॉर्पोरेट लॉ की बात की जाती है कि जो लॉ फिल्म्स वगैरह जो ज्वाइन करते हैं बच्चे, तो लॉ फिल्म्स या कॉर्पोरेट लॉ में अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहिए तो इसमें कैसे क्या प्रोसीजर होता है? जो बिल्कुल बिगनर हैं या जो फर्स्ट जनरेशन जिनका कोई बैकग्राउंड है उनको कैसे क्या बताओगे आप? उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करते रहिए कि लॉ फर्म कौन सी अच्छी है, क्योंकि उसमें भी वही काम है जो आप लिटिगेशन में जाके करेंगे, वो भी वही काम है, बस तरीका अलग है। एक फॉर्म बना दिया गया है जहाँ लोग बैठे हैं वो काम करने के लिए, एक कोर्ट है जिसमें इंडिविजुअल लोग हैं, तरीका वही है। उसके लिए सबसे अच्छा है कि यूट्यूब या फिर गूगल पे देखते रहिए और अपने टीचर जो आपके पढ़ाने वाले हैं उनसे कंसल्ट करते रहिए कि सर हमको अगर लीगल फर्म में जाना है तो कौन सी अच्छा होगा, क्या करना चाहिए। ये सबसे बढ़िया सजेशन है, टीचर से आप मिलते रहिए, वो बताएं। बिल्कुल। इसके अलावा सर अब जो आपकी फील्ड है उस पर आते हैं हम। जो मतलब बच्चे स्टूडेंट LLB के बाद में जो टीचिंग में जिनका इंटरेस्ट है और स्पेशली रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो वो कैसे LLB के बाद में क्या करें और कहाँ से, मतलब इसके बारे में बताइए कि वो मतलब एक टीचिंग में एक अच्छा कैरियर बनाएं या अच्छे टीचर या अच्छे एक प्रोफेसर के रूप में बन सके। सबसे पहले तो लॉ करने के बाद अब तो CUT PG होने लगा है, LLM करिए, LLB के बाद या BLL के बाद LLM करने करिए, और कोशिश करिए कि उसी LLM करने के दौरान या मास्टर्स के दौरान ही आपका नेट या JEE निकल जाए। उससे क्या फ़ायदा रहेगा कि आप करेंट बैच में बिल्कुल PhD में कहीं इनरोल होने के लिए उपलब्ध हो जा करा लेंगे अपने आप को। उसमें 2 तरीके हैं, एक नेट के माध्यम से होता है और एक एग्ज़ाम होता है। तो अभी जो नेट का नया नियम आया है अभी 2-4 दिन पहले आया है, उसमें संशोधन किया गया, कहा गया कि अगर आप JRF हैं तो आप सारे जो फुलफिल रिक्वायरमेंट है उसमें फिर अपने आप को फुलफिल करते हैं। लेकिन नेट के लिए उन्होंने कंडीशन लगा दी है। नेट के लिए उन्होंने कहा कि अगर आप नेट होते हैं तो आपको पहले की तरह तो छूट दी जाएगी, लेकिन जो बच्चे रह जाते हैं कुछ नंबरों से या कैसे भी, उनके लिए भी मौका दिया गया है। लेकिन ये कहा गया है कि अगर आप इनरोल हो जाते हैं तो 1 साल के अंदर आपको नेट निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप इनरोलमेंट होने के बाद 1 साल के अंदर नेट नहीं निकालते हैं तो आपकी PhD कैंसिल कर दी। ये उन्होंने संशोधन किया। इसी में मैं सर की बाद में मैं आगे ऐड करना चाहूँगा कि अभी जो रिसेंट रूल आया है, तो UGC ने अभी एक रिसेंट गाइडलाइन जारी की है जिसमें उन्होंने बताया कि 3 तरीके की कैटेगरी उन्होंने रखी है, जिसमें एक तो JRF प्लस नेट, उसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी और साथ में आपको एडमिशन भी दिया जाएगा। दूसरी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एप्लीकेबल हो जाओगे। दूसरी जो कैटेगरी है वो बिना JRF के नेट होगी और प्लस में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे।
लेकिन उसमें तीसरी कैटेगरी और जोड़ दी गई है सर। और वो जो कैटेगरी है वो ये है कि उसमें आप ना तो नेट होगी, ना ही जीआरएफ और ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल, लेकिन जो आपके मार्क्स होंगे वो पीएचडी एंट्रेंस के लिए उसमें काउंट किए जाएंगे और उसकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल के लिए रहेगी। तो ये सर आपके हिसाब से अच्छा है क्या, मतलब आपका क्या विचार है इसके बारे में? देखिए, एक हिसाब से तो अच्छा है कि आपके नंबर आगे आप एंट्री कर जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या कब आएगी? आप अंदर एंट्री करके पीएचडी में, अगर उस दौरान आपका नेट नहीं निकला तो फिर आपकी पीएचडी कैंसिल हो जाएगी। सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि मान लीजिए उस बार हमारे नंबर कम आए, हमारा एडमिशन पीएचडी में हो गया, किसी वजह से मैं उस बार का नेट एग्जाम नहीं दे पाया, तब तो हमारी पीएचडी कैंसिल हो जाएगी। फिर ये उसमें कुछ कमियां हैं, उसमें सुधार करना चाहिए। मुझे लगता है कि 1 साल से ज्यादा मौका देना चाहिए, या फिर ये नियम ही नहीं होना चाहिए कि आप एक तरफ मौका देते हैं फिर दूसरी तरफ मौका छीन ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति का एडमिशन कैंसिल होगा तो एक सीट भी साथ में जाएगी, एक सीट जाएगी और जिसके आप अंडर में कर रहे हैं उसकी भी एक सीट जाएगी, कि उसका भी जो एक्सपीरियंस होगा वो कम होगा। तो इसमें थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है, मेरा ये मानना है। ये जो थर्ड कैटेगरी स्पेशली रखी गई, तो इसके बारे में दर्शकों जो स्टूडेंट्स हमारे देख रहे हैं उसको मैं बताऊंगा कि जो जनरली पहले क्या होता है ना कि पीएचडी के लिए हर एक यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस टेस्ट करवाती है, जैसे बीएचयू हो गई वो अभी खुद का करवाती है, डीयू खुद का करवाती है। अब इसमें क्या होगा कि आप नेट का एग्जाम दे रहे हो और तीसरी कैटेगरी में आपके जो मार्क्स आएंगे उस मार्क्स के बेसिस पे आप अप्लाई करोगे इस यूनिवर्सिटी में, तो उस मार्क्स के बेसिस पे आपका रैंकिंग सेलेक्ट होगी, फिर आप डायरेक्ट उसमें एडमिशन ले लोगे पीएचडी में। तो ये है, ठीक है, ये अच्छा उन्होंने यूजीसी ने इस बार अच्छा किया है। अच्छा सर, इसके बारे में नेट के बारे में जब बात चल रही है तो कैसे बच्चे प्रिपरेशन करें, क्योंकि आपने भी सर नेट निकाला है, तो कैसे बच्चे कहाँ से प्रिपरेशन करें, कौन सी बुक्स पढ़ें, जो बच्चे एलएलएम कर रहे हैं या जो एलएलएम करना चाहते हैं, तो साथ साथ में आप उसके बारे में बताइए कि लॉ, स्पेशली लॉ को फोकस कर रहे हैं। लॉ ही है, उसमें लॉ के सिवा कुछ आता नहीं है। पहले तो आते थे लेकिन अब सिर्फ लॉ रह गया है, और 50 क्वेश्चन है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथोलॉजी, ये सब करके, तो इसमें आप बेसिक फोकस करेंगे तो हो जाएगा। अपना फोकस मेन लॉ पे होना चाहिए। लॉ के लिए सारा सिलेबस एलएलबी का है, थोड़ा बहुत सिलेबस होगा तो एलएलएम को होगा, पूरा सिलेबस एलएलबी का है। उसमें एलएलबी के दौरान और एलएलएम के दौरान आपने अगर पढ़ लिया है तो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है नेट के लिए, आपका उसी हो जाएगा। सब कुछ सही रहा तो उसी दौरान आपका जेआरएफ भी हो जाएगा। लेकिन बस यही है कि उन्हीं बुक्स को पढ़ना है जिनको आप एक बार पढ़े हैं, 2 बार पढ़े। ऐसा नहीं है पेपर आया तो आप उन बुक को छोड़ के किसी और बुक्स को पढ़ने लगे, तो समय की बर्बादी है। उसी बुक को पढ़ना है जिस बुक से आपने पहले पढ़ा है। बिल्कुल। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं सर, उसके बाद हम कंक्लूड करते हैं। अच्छा सर, एलएलएम 2 तरीके की होती है, एक 1 ईयर एलएलएम होती है, 2 ईयर एलएलएम होती है। तो 1 ईयर एलएलएम जनरली जो एनएलयूज वगैरह होती है वो सारी 1 ईयर एलएलएम करवाती है, और 2 ईयर जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी होती है वो करवा रही है। तो ये रूल 2013 के बाद में आया। तो इसके बारे में जो स्टूडेंट एलएलबी पास आउट कर चुके हैं या जो कर रहे हैं फाइनल ईयर में है, तो वो सर क्या 2 ईयर एलएलएम ज्वाइन करें या 1 ईयर एलएलएम, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स के मन में सवाल होता है, तो इसके बारे में आप क्लियर करिए। देखिए, बेसिकली जो एनएलयू होते हैं, जितने भी एनएलयू हैं, सब में 1 ईयर एलएलएम है, और किसी किसी सेंट्रल सिटी में भी 1 ईयर है। जैसे कि बीएचयू में 1 ईयर है, 2 ईयर है, बीबीए में। तो उसमें क्या है कि अभी कितने दिनों से आप आए दिन सुनने को मिलता है कि 1 ईयर एलएलएम वैलिड नहीं है, ये नहीं है, अक्सर सुनने को मिलता है, कोर्ट के द्वारा किसी न किसी के द्वारा सुनने को मिलता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर 1 ईयर एलएलएम वैलिड नहीं होता तो सारे एनएलयू बंद करवा देते हैं, हार्वर्ड भी बंद हो जाते, कोई नहीं कराता, सब सही है। सिर्फ समय की बात है उसमें, किसको करना है किसमें, किसको किसमें नहीं करना है। एलएलएम भी कई प्रकार से, जैसे कि डीयू में 1 ईयर भी है, 2 ईयर भी है, 3 ईयर भी एलएलएम है। तो आपको जिसमें सही लगे वो करिए, कोई भी एलएलएम खराब नहीं है कि 1 ईयर अच्छा है तो 2 ईयर खराब है, 2 ईयर अच्छा है तो 1 ईयर, सारे अच्छे हैं। उसमें ऑप्शन आपके पास है। जैसे आप बीएचयू में जाएंगे तो एलएलएम 3 प्रकार का है। 1 ईयर एलएलएम है, 2 ईयर एलएलएम जनरल होता है, और 2 ईयर एलएलएम एचआरटी करके होता है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, तो आपको चुनाव करना है कि आप किस में जाना चाहते हैं। अगर आप 5 ईयर लॉ करके आए हैं तो सोचते हैं कि 2 ईयर का एलएलएम कर दें, 3 ईयर का लॉ करके आए हैं तो सोचते हैं कि 1 साल का एलएलएम कर दें। समय बचाने की बात है उसमें, बाकी तीनों एलएलएम में कोई अंतर नहीं। तो सर ने बताया कि एलएलएम में कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप चाहे 1 ईयर परस्यू करें चाहे 2 ईयर। और अभी मैं एक रिसेंट सर जजमेंट आया आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का, माननीय आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का, उसमें उन्होंने क्लियर भी कर दिया है कि 1 ईयर 1 ईयर एलएलएम की जो वैलिडिटी है बिल्कुल एज पर 2 ईयर एलएलएम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं अभी तक। तो क्योंकि 2013 में ये रूल आया और अभी तक इसको हटाया नहीं गया, तो अभी तक तो वही पोजीशन।
तो धन्यवाद सर, आपने कीमती समय हमें दिया और हमारे साथ जुड़ के आपने जो लीगल इंसाइट जो स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू अनुज। बिल्कुल सर, बिल्कुल।